सूरज सिंह आज एक खूंखार डॉन दादा भाई बन चुका है और उसकी पत्नी ईशा एक जांबाज आईपीएस अफसर। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईशा अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में सूरज को लगातार फोन मिलाती है और कहती है कि पति ब्रह्मचारी हाँ यशा जी, सूरज सूरज तुम कहाँ पर हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो ना तुम? ना काव्या ना कोई और कहाँ पर हो? तुम सब ठीक हो ना? क्या हुआ है? कल से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, वरना तो एक कॉल पे फोन उठा लेते हो। बोलो सूरज, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इतना सुनाने पर तो लड़ पड़ता मुझसे। सूरज सूरज तुम चुप, तुम क्यों हो? बोलो कुछ सूरज, तुम ठीक हो ना? वहां पर सब ठीक है? क्या चल रहा है? बोलो कुछ। तभी सूरज भारी आवाज में झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ जी मैं ठीक हूँ, लेकिन ईशा का दिल घबरा जाता है और वो कहती है नहीं नहीं सूरज, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे बताओ ना क्या हुआ है, सच सच बताओ। असल में बैकग्राउंड में डॉक्टर बोल रहा होता है कि अरविंद जी की हालत स्टेबल हो गई है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं और आरव जी की बॉडी भी ले जा सकते हैं। सूरज अस्पताल में खड़ा तड़प रहा था और ईशा से सच छुपाते हुए कहता है कि हाँ ईशा जी, वो मैं हॉस्पिटल में हूँ पापा, और आरव का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं आपके एकेडमी के लिए नहीं निकल पाया। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ सब ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन ईशा चीख पड़ती है कि एक्सीडेंट पापा जी, और आरव को क्या हुआ है? सूरज मुझे साफ साफ बताओ, वरना वरना मैं अभी आ रही हूँ। सूरज उसे रोकने के लिए पहली बार चिल्लाता है और कहता है कि ईशा जी आप बच्चे हैं क्या, जो हर जिद आपकी पूरी होगी? ऐसे ही नहीं बनते। आईपीएस आईएएस बहुत जान लगानी पड़ती है, सब कुछ भूलना पड़ता है, सारे रिश्ते प्यार सब कुछ। ईशा जी आप यहाँ से एक सपना लेकर गई है, उसे पूरा किए बिना आप वापस नहीं लौटेंगी। वादा कीजिए कि अब आप बार बार फोन नहीं करेंगे, और अब आप घर वापस तभी लौटेंगे जब आप आईपीएस की शपथ ले लेंगे। अगर आप अपनी फैमिली से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। सूरज यह कड़वा घूंट इसलिए पी रहा था क्योंकि घर पर कहर टूट चुका था। बिल्डर विजय और भ्रष्ट मंत्री ने मिलकर सूरज के भाई आरव को मार डाला था और पिता को कोमा में भेज दिया था। जब सूरज इंसाफ के लिए भटकता है तो पुलिस कहती है कि ऊपर से ऑर्डर है, हम विजय बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, अगर आपकी एफआईआर लिखूंगा तो नौकरी चली जाएगी मेरी। सूरज जब सीधे मंत्री के केबिन में घुसता है तो मंत्री हंसते हुए कहता है कि आईएएस सूरज, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने आईएएस का सर कुचलाया है। एक बयान, सिर्फ एक बयान मीडिया में दूंगा कि तूने आईएएस होने का फायदा उठाकर वो जमीन अपने बाप को बेची जो सालों से विजय बिल्डर की थी, और उसके बाद ना तो तू आईएएस रहेगा और ना ही तुम्हारी अकड़ रहेगी। इस लाचारी को देखकर सूरज की बहन काव्या और पूरा परिवार टूट जाता है। हर तरफ मातम छा जाता है और बंटी कहता है कि हालत देख सबकी, काव्या को मेरी जरूरत है। सूरज का दोस्त उसे ताना मारता है कि सूरज ये सब देख कर के तेरा खून पानी क्यों है? आईएएस ऑफिसर है ना तू कुछ करता क्यों नहीं? मुझे मेरी काव्या और मेरे देवर जी के लिए इंसाफ चाहिए। कोर्ट में वकील कहती है कि सूरज जी, एक वकील होने के तौर पर आपको मेरी जो मदद चाहिए होगी मैं सब करूंगी, लेकिन उन लोगों को आप बिल्कुल छूटने मत दीजिएगा। सूरज कसम खाता है कि ताई माँ काव्या, आरव और पापा के गुनहगारों को सजा मिलकर ही रहेगी, वरना मेरे आईएएस बनने का कोई मतलब नहीं। अब ये शोक मैं तभी मनाऊंगा जब उस बिल्डर और उसके आदमियों को मैं जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। लेकिन जब सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है तो सूरज का भाई गुस्से में चिल्लाता है कि धिक्कार है मुझे ऐसे सिस्टम पर जो सिर्फ नेताओं और पैसे वालों के इशारों पर नाचता है, और आप जैसे अफसरों पर जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर खुद उसी सिस्टम के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। मुझे शर्म आती है आपके आईएएस होने पर। इससे अच्छा तो आप गुंडे ही अच्छे थे, कम से कम अपने परिवार पर आंच तो नहीं आने देते थे। अरे लोग कांप उठते थे खौफ से आपके परिवार की तरफ नजरें उठाकर देखने से भी पहले। बस यही वो लम्हा था जिसने एक सीधे साधे आईएएस अफसर सूरज को सिस्टम का सबसे बड़ा बागी और डॉन दादा भाई बना दिया, ताकि वो अपनी पत्नी ईशा को बिना विचलित किए आईपीएस बना सके और खुद गुंडा बनकर अपने परिवार के दुश्मनों को श्मशान पहुंचा सके।